सबसे पहले पॉइंट है वो मैं क्लैरिफाई कर, ये जो 113 से हम लोग करेंगे पहले, तो देखा कि पास्ट ईयर के कुछ, फिर से बता दे रहा हूँ कि 20 का पेपर ही है, स्टार्ट हुआ था, कोर्स स्टार्ट हुआ था, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कुछ के बाद सिर्फ 3 ही सेशन काम हुए हैं। तो जैसे आप देखोगे कुछ कुछ क्वेश्चंस ना लिमिटेड है, आप से अलग से रखा है, ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको अलग किया। उसमें पता चल रहा है कि जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिसऑर्डर्स के बारे में है, थोड़ा ज़्यादा बताया, तो इसलिए मैं उसको वैसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट मीन कि इन्होंने 11 और 113 का सब जैसे मैंने बोला कंटिन्यू, डोंट हैव टू बी सो मच इंडोल्ज इन इट, और आप अच्छे से उसको क्लियर कर दो। पहले ये जून में पेपर हुआ था, जून 20 में। एक क्वेश्चंस मुझे हमेशा मुझे ये स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा इलाबरेट हुआ था, ठीक है? और उससे पता चल रहा है कि जो क्वेश्चंस पेपर है इसमें मैंने जैसे देखा है, दो से पहले ये है क्लस्टर ए क्लस्टर बी के क्वेश्चन दो तीन आया था, ठीक। क्लस्टर ए पर्सनालिटी स्किज़ोफ्रेनिया के रिलेटेड ये दो क्वेश्चंस हर साल आते, अगर आप देख लोगे कोई देखोगे आपको स्किज़ोफ्रेनिया का भी एक टॉपिक। स्किज़ोफ्रेनिया थोड़ा सा मुझे लगता है कि बार बार आने का चांसेस है, मुझे कुछ कुछ बाद में भी उसको रेक्टिफाई कर देख रहा हूँ, से स्किज़ोफ्रेनिया का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चैप्टर्स के रिलेटेड आ रहे हैं, वो एक चीज़। और दूसरा चीज़ है कि जो साइकोपैथोलॉजी इसमें बहुत क्वेश्चंस आए हैं, साइकोपैथी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए। वो सेशंस कोई मुझे बता सकता है कौन सा सेशन है, कौन सा ब्लॉक है, कौन, ठीक है, के पास भी। तो साइकोथेरेपी के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा आते हैं, तो वो यूनिट करना है अच्छे से। तो अगर मैं टाइप करूँ, पहला ये है कि साइको एनालिसिस है, उससे एक एक क्वेश्चंस आए थे, सेक्सुअल डिसऑर्डर से। बस मुझे थोड़ा सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एक चीज़ हो सकती है, एक चीज़ हो सकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है साइको एनालिसिस का, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपीज बताए जाते हैं, या उससे रिलेटेड फिर टॉप जोग्राफिकल मॉडल उसके बारे में बताया गया। तो ये सारे क्वेश्चंस थोड़े से मुझे लग रहा है कि इस बार भी आने के चांस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे से आ रहे हैं, आप इसको प्लीज़ इग्नोर। और ऐसे ही मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में आज ही अपलोड करेगा आपको कि क्या क्या क्वेश्चन, कल का सेशन का क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड आज कर दूंगा। तो आज खाली सेशन के वाइज मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये दोनों में एक चीज़ आप डिसाइड कर लीजिए, आप क्वेश्चन बनाना है तो क्लस्टर के बारे में हमेशा पढ़ना ही। मल्टी डिसऑर्डर्स में बहुत सारे टॉपिक्स है, तो पहले अच्छे डिराइव पढ़ना है, उसको फैक्टर्स उसके समझने, फैक्टर और ट्रीटमेंट हमेशा समझ, दोनों बहुत ज़रूरी। और जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चंस फिर से पढ़ोगे तो इसमें से एक वर्ड है कि इसमें कुछ कुछ थेरेपीज है। तो थेरेपीज में अगर मान लो कि शॉर्ट गोल ऑफ शॉर्ट पर्सन वाला, गोल्स ऑफ पर्सन सेंटर्ड थेरेपी मेडिटेशन है,
ये मेडिटेशन कल के सब्जेक्ट्स में भी आया था, तो मेडिटेशन मुझे लगता है कि इस बार भी थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे मेडिटेशन टॉपिक्स पे अच्छे से। तो क्वेश्चंस पेपर आप देखोगे, दिखा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन पेपर में ये है कि किज़ोफेनिया के ऊपर तो है, फिर क्लस्टर के बारे में है, ये दिया है। ये रिपीटेड है, और उसको साइकोथेरेपी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है, तो उसके रिलेटेड आप थोड़ा सा ध्यान देना। वो थोड़ा सा सेशन पर ये लग रहा है कि जैसे इस देखे आज सेशन में कौन सा सेशन क्लस्टर वाला क्वेश्चन किसमें आया था, देखिए यह है दिसंबर जून वाला आया था, तो दिसंबर वाला भी पूछा क्लस्टर सी के बारे में, रिपीटेड है। तो आप समझ रहे हो कि साइकोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, क्लस्टर ए बी सी को अच्छे से पढ़ना, फिर किज़ोफेनिया। ये सारे जो क्वेश्चंस है, इसका मुझे लग रहा है कि इस बार भी वही पैटर्न यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफर करके अगर जाएंगे तो उसमें से मुझे एक चीज लग रहा है, देखिए फिर से किस, ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप ध्यान से दोगे, और मैं जितना तक मुझे पता चल रहा है, इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मूड डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ा सा कर सकते हैं, डिसऑर्डर्स को इस बार मैंने देखा मूड डिसऑर्डर्स के 3 क्वेश्चन थे ही पहले, तो ये एक्सपैंड हो सकता है, क्योंकि क्लस्टर ए वाला भी आप पढ़ के जाना बैकअप के लिए वो सही है, बट सेफ रीजन के कारण मूड डिसऑर्डर्स भी हम लोग को पढ़ के जाना। कुछ कुछ टॉपिक्स है जो हमेशा इलोबरेट करेंगे, सीबीटी में बहुत 3-4 क्वेश्चन है। फिर आता है सब्सटेंस यूज ह्यूलेशनेशन के 2 क्वेश्चन, फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के 1 क्वेश्चन थे। तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उसमें ध्यान देने से सबसे बढ़िया ये है कि किज़ोफेनिया और साइकोथेरेपी दोनों चीज, ये दोनों सेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ पैटर्न्स है, मैं बाद में अभी नहीं लग रहा है कि मैं दूंगा, रहूंगा उसको पढ़ के कि रेगुलर बेसिस में इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए सबसे बड़ा रीज़न कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा ये क्वेश्चंस। और आपके हिसाब से मैं आपका सजेशन जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है जो पैटर्न है ये चेंज होगा इस बार? क्या जी, क्या जी, क्या सर लगता यूनिट वन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट वन से डेफिनेटली आने वाला है सर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में से भी आने वाला है, और मुझे लगता है ये जो यूनिट 10 है ना, ह्यूमनिस्टिक एंड एक्सिस्टेंशियल थेरेपीज, उसमें से भी मुझे थोड़ा डाउट है सर, इसमें से भी, क्योंकि थेरेपीज कंटिन्यूसली ना, मैंने थोड़ा यूट्यूब में भी रिसर्च करने की कोशिश की थी, तो ये मेन हेडिंग्स में बताए गए हैं कि इसको जरूर, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें जैसे गैसलेट थेरेपी है वो वाला, और एक्सिस्टेंशियल थेरेपी वो जरूर आ सकता है इसमें से, शायद दोनों में से एक शॉर्ट नोट्स में जरूर आ सकते हैं सर। जैसे कि हाँ, जैसे कि मुझे भी लग रहा है ऐसा, और उसी अकॉर्डिंग अगर मान के चलो, और ऐसे भी पेपर्स वगैरह जैसे देखा, तो वो प्रोफेसर के ऊपर जो भी थेरेपीज इन्वॉल्व हुई है वो ज़्यादा मीन्स उसका थेरेपीज के रिलेटेड जो प्रोफेसर के डेवलप हुई है थेरेपीज, उसके उसका उसको भी पढ़ के जाना जरूरी है। तो शुरुआत में कैसा पैटर्न होगा, मान के चलो कि आपको बहुत सारा हेडेक लगता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर बुक है तो गुड, और नहीं भी बुक है तो दोनों ऑप्शन में क्या कर सकते हैं कि नोट डाउन कर लो, या तो बुक नहीं है तो एक प्रोफेसर का नोट डाउन कर लो कि वो थेरेपी कहाँ किससे रिलेटेड है। तो पहले प्रोफेसर का नाम लिखेंगे, ठीक है, वो पैटर्न है, एक प्रोफेसर का नाम लिखेंगे, उसका ईयर लिखेंगे, अगर ईयर मेंशन है तो ईयर लिखेंगे, नीचे उसका उन्होंने कौन सा चीज में कंट्रीब्यूट दिया, कौन सा थेरेपी में कंट्रीब्यूशन दिया वो लिखेंगे। उसके बाद उसका थोड़ा सा डिफाइन करेंगे हाफ पे, तो उसके लिए क्या नहीं, वो रिवीजन नोट्स हो गया। वो नोट्स के लिए ना मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा जल्दी अपलोड करने के लिए, मेरे पास भी नोट्स कुछ है, और उसके बाद आप भी खुद ऐसे ही नोट्स बना सकते हो। तो प्रोफेसर, ठीक है, उनका इन्वेंशन, उनका कंट्रीब्यूशन कौन से थेरेपी के रिलेटेड, प्लस उसका ईयर इफ मेंशन है तो, इफ, के बाद उसके थोड़ा सा हाफ पेज, ज्यादा नहीं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जितना समझ है उतना हाफ पेज,
ठीक है, एक छोटा सा पैराग्राफ शॉर्ट नोट्स में, वो जरूरी है। तो क्या है ना, रिवाइज हो जाएगा वो सर, उनके बारे में अगर ध्यान से यूट्यूब से भी पढ़ लोगे तो उसके बाद लिखने के बाद उसके बाद थोड़ा सा यूट्यूब जाना और उनके बारे में थोड़ा सा सर्च करना। यूट्यूब और गूगल में अंतर क्या है मैं बता रहा हूँ, अगर गूगल से भी पढ़ सकते हो, बट यूट्यूब में क्या है कि उन्होंने पीपीटी देते हैं, वो पीपीटी कौन कौन अच्छे से अगर इलेबोरेट करते हैं तो वो कम आवर्स में आपका पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सर के उनके बारे में समझ आ जाएगा टॉपिक के रिलेटेड, वो आप कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली होगा, क्योंकि मुझे इस बार लग रहा है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि किज़ोफेनिया का बहुत बार पूछा है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पूछा ही है और साइकोथेरेपी पूछा ही है, ये तीन चीज़ हो चुका है। बट इस बार हो सकता है कि वो कुछ और थेरेपीज के रिलेटेड हो सकता है, हो कि एक्सटेंट जैसे कुछ ऐसे ऐसे थेरेपीज हो सकता है जो लास्ट लास्ट टॉपिक्स में है, क्योंकि इस बार वो ना हर हर बार क्या कर रहे हैं कि अगर मान के चलो किज़ोफेनिया के टॉपिक तो दे ही रहे, मेंटल डिसऑर्डर वन तो हमेशा यूनिट वन का तो होता ही होता है, बट इसमें क्या हो सकता है कि एक गेम वो खेल सकते हैं कि वो उसका डेफिनेशन नहीं पूछ के उसका शायद सब टॉपिक्स पूछ, तो उसको में ध्यान देना है। और उसके बाद पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का था हमेशा पूछा गया है और साइकोथेरेपी हमेशा, तो ये तीनों चीज मैं अच्छे से आपको ये बता सकता हूँ। और कोई सजेशन दे सकता है अभिलाषा जी, क्या लगता है आपको? सर एक और बताना चाहूंगी, यूनिट 2 में जो मूड डिसऑर्डर है ना, उसमें यूनिपोलर और बायोपोलर दिया गया है सर। यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर और बायोपोलर मूड डिसऑर्डर, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये 5-5 नंबर में आएगा तो 10 नंबर इसमें कवर हो जाएगा सर। इजी टू अंडरस्टैंड भी है ये। हाँ, मगर इस बार आएगा कि नहीं वो थोड़ा सा डिफर है, कि उस बार यूनिपोलर बाइपोलर आ चुका है, वो रिपीटेड तो नहीं कर सकते, रिपीटेड नहीं होंगे, कुछ सिमिलर हो सकता है, दोनों में डिफरेंस है। हमेशा याद रखना कि रिपीट होगा नहीं बोल सकते, थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, तो सब टॉपिक्स में भी ध्यान दो इस बार। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना है वो तो पता ही है, तो ऑब्वियसली करना ही है, बट उसमें क्या है कि कुछ कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताया, ये तीन चीज, और दूसरे बार उसका सब टॉपिक्स में ध्यान दो डायरेक्ट, क्योंकि हर बार वो उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, जैसे व्हाट इज साइकोथेरेपी पूछा है, फिर एक्सप्लेन था साइकोथेरेपी, दोनों का क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर सेम है, दोनों सिमिलर है। बट उसके बाद क्या पूछा था, उसके बाद एक्सप्लेन द फीचर्स के बारे में पूछ लिया, साइकोडायनामिक थ्योरी। तो ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पहले पहले ग्रुप में जा रहे हैं, मीन्स पहले डिफाइन पूछ रहे हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ ना कुछ उसका सब टॉपिक्स भी पूछ रहे हैं। तो हो सकता है इस बार सब टॉपिक्स में ज्यादा ध्यान दे, वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे। जैसे किजोफेनिया भी अगर मान के चलो, इसका भी सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स पूछा था, फिर एक्सप्लेन के, फिर मीन्स उल्टा गया था उस बार, पहले सब टॉपिक्स फिर ये क्या बोलते हैं डिफाइन करने। तो हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा सब टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया, तो हमेशा उसका जो मेन टॉपिक है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, सब टॉपिक्स के ऊपर फीचर्स, उसका जितने भी कॉज और फैक्टर्स, जितने कैजुअल फैक्टर्स है, ट्रीटमेंट है, सारा खासकर ट्रीटमेंट में ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि जब भी अगर क्लस्टर का क्वेश्चन आएगा तो ट्रीटमेंट में ही सब लोग फंसते हैं। ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से उनको तो कुछ चीज मुझे समझ आता है, क्योंकि हम लोग फैक्टर्स के बाद हम लोग ट्रीटमेंट इतना ध्यान नहीं देता, तो इस बार ट्रीटमेंट ध्यान देना है। मूड डिसऑर्डर में जैसे मैम ने बोला कि हाँ कैजुअल फैक्टर्स देखो, यूनिपोलर मूड ठीक है, कैजुअल फैक्टर बाइपोलर, यूनिपोलर बाइपोलर ठीक है, समझ रहा हो, मगर उसके सब टॉपिक्स भी पढ़ो इस बार, हो सकता है वो डायरेक्ट नहीं पूछे, क्योंकि इन्होंने 2 बार पूछे गए तो तीसरा बार वो नहीं पूछेंगे। तीसरा बार देखिए, इसमें एक बार ट्रीटमेंट का भी एक क्वेश्चन है लास्ट में देखिएगा, यहाँ ट्रीटमेंट के बारे में भी एक बार पूछा है, तो हो सकता है कि इस बार और थोड़ा डिटेल में जाए, सब टॉपिक्स में जाए, तो बहुत इजी है। ओके ठीक है, मगर पॉइंट्स में ट्रीटमेंट लिखो, ठीक है, इसका ब्रह्मास्त्र वही है, ट्रीटमेंट ही है। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने बोला है तो आप ट्रीटमेंट भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप उसमें ही कंसंट्रेट करोगे उसको एक्सप्लेन करने, तो एक्सप्लेन करने के साथ उसका फैक्टर्स भी आ जाएगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक का मूड मूड हो, स्किज़ोफ्रेनिया, उसका फैक्टर्स पढ़ो, ठीक है, कॉजेस पढ़ो, ठीक है, कैजुअल फैक्टर्स पढ़ो, फिर उसका कॉजेस पढ़ो, कॉजेस के बाद ट्रीटमेंट पढ़ो, ये तीन सर ये स्टेज। हाँ बोलिए। सर ये भी एक सवाल बता दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 10 नंबर का एक सवाल आता है, 50 नंबर का हमारा पेपर है ना। सो 10 नंबर का आएगा तो कितना लिखे, सिर्फ 2 पेज लिखे, यूजुअली तो मैं 2 पेज लिखती हूँ और उसमें ही अच्छे नंबर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पूछ रहे हैं, सो यूजुअली मैंने क्या किया, वो सर बहुत ईजी वे होता है मेरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, बुक से तो मेन मेन हाईलाइट तो लेना लेना है ही है,
वो तो याद करना है, लेकिन यूट्यूब में ना इसका बहुत ईजी वे में समझाया हुआ है सर, जिसकी वजह से बहुत हेल्प मिल जाती है। लेकिन ये बता दीजिए, जब लिखने की बात आए तो हम कितना पेजेस लिखें कि 10 नंबर इजीली हमें मतलब मिल जाए? 18 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए सर। तो सबसे दिमाग में ये छोड़िए, पेजेस मत गिनिए, आपका क्वेश्चंस ओके होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, पेजेस को नहीं गिनिए। हो सकता है कि आपका 1.5-2 पेज में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, बट वो जस्टिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मैंने एक सैंपल में जैसे मैंने बताया कि मूड डिसऑर्डर्स के बारे में लिखोगे, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हाफ पेज भी दे दोगे तो बहुत है, नहीं तो 3-4 लाइन बहुत है। 3-4 लाइन का अगर नहीं आता कुछ, तो नहीं समझ आ रहा है इतना, मीन्स हेडेक नहीं हो पा रहा है, और हम लोगों को जल्दी कंप्लीट करना है, टाइम नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले कि थोड़ा सा डेफिनेशन दो, ठीक है, और सबसे पहला जैसा मैंने बताया, डिफाइन करो, ठीक है। डिफाइन करने के बाद सबसे पहला पॉइंट, और इसके नीचे में कर लिख देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, हाउ टू प्रिपेयर। तो सबसे पहला है डिफाइन। कोई भी क्वेश्चन है, डिफाइन करो। अगर वो डायरेक्ट फैक्टर पूछा तब भी डिफाइन करो, क्योंकि 5 मार्क खाली फैक्टर्स के लिए नहीं देंगे वो, ठीक है। टाइम वैसा मीन्स फैक्टर मान लो 4 ही है और हम लोग को फैक्टर में 5वां मिल जाएगा, वैसा नहीं है। तो पहले थोड़ा सा डिफाइन करो, कितना, 2 या 3 लाइन डिफाइन करो। उसके बाद उसका अगर फैक्टर पूछे तो फैक्टर अभी भी नहीं लिखना है, उसका क्या लिखना है, उसका पहले फीचर्स लिखना है, ठीक है, उसके बाद फैक्टर करो। तो इसमें एक चीज होगा कि मान लो कि ये, अगर मान लो कि आपका फैक्टर 2 ही पता है, ठीक है, बट इसमें इसमें 5 मार्क का है, तो इसमें क्या हो सकता है कि जो सिग्नेचर करेंगे, जो साइन करेंगे, जो क्वेश्चन मतलब जो पेपर करेक्शन करेंगे, उनको डिफाइन और फीचर्स में ही उनका ध्यान जाएगा, ठीक है। वो फैक्टर में 2 लाइन का फैक्टर करते करते आपको कम से कम 4 मार्क तो मिलेंगे ही। तो हमेशा एक सीक्वेंस बना लो। अगर मान लो कि कुछ नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा अपने ही एक पेपर में, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, क्या करो, एक पेपर लो, नया पेपर लो, नया पेपर में वो खाली एक टॉपिक लिखो। क्वेश्चन में लिखना, दिमाग क्या बोलता है ना, दिमाग थोड़ा सा अलग टाइप में सोचता है, तो हमेशा टॉपिक लिखो उसका, ठीक है। जब भी क्वेश्चन बनाओगे, मतलब आंसर ट्रीट करोगे, तो उसका टॉपिक लिखोगे। टॉपिक लिखने के बाद आपका रफ नोट्स के लिए टॉपिक लिखो, डिफाइन करो, ठीक है, फिर फीचर्स दो, फिर लास्ट का जो मेन टॉपिक फैक्टर का। ये 3 जो चीजें हैं ना, ये ना एक पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट वो एक पेज आधा पेज आपको नहीं देखना है। आपका अपना कॉपी में जब आप नोट्स बनाओगे, एक पेज आधा पेज नहीं दिखना, आपको समझ आना चाहिए, वैसा नोट्स बनाओ, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप 10-10 6-6 पेज आप लिख दो, बट 2 क्वेश्चन के बाद मुझे लगता है कि हर किसी का एक प्रॉब्लम है कि 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और 5 क्वेश्चन अगर मान लो कि अटेंड ही करना है, 5 क्वेश्चन रहते हैं और उसमें 8 क्वेश्चन में 5 करना है, तो उसमें से क्या रहता है कि 2 क्वेश्चन हमेशा हम लोग अच्छे से लिखते हैं। फिर उसके बाद जब एक आधा घंटा 1.5 घंटा मीन्स 1 घंटा भी पार हो जाता है, फिर वो 3 क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए ना हम लोग हमेशा एक ट्रिक अपनाते हैं। वो ट्रिक पहले ही 2 क्वेश्चन में अपना लेना चाहिए। जब भी 10 मार्क का क्वेश्चन लिखो, ये ट्रिक अपनाओ, आराम से 10 मार्क। बट उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए, तो दिखना चाहिए कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड वे की सीक्वेंस बनाया। पहले डिफाइन करो उसके बारे में, अगर नहीं भी पूछा तो डिफाइन करो, क्योंकि हो सकता है कि खाली एक्सप्लेन भी नहीं लिखे, बोलेगे एक्सप्लेन खाली फैक्टर, तो एक्सप्लेन फैक्टर में तो 5 ही आएंगे, 5 ही टॉपिक्स आपको याद है। अब उसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे, कैसे उसको भरोगे? भरने के लिए एक स्ट्रैटेजी वही है, डिफाइन, ठीक है, फिर फीचर्स, उसका फिर फैक्टर। अगर फैक्टर पूछा तो लास्ट में जो पूछा है वो लास्ट में रखो, और बाकी उसके बारे में जो पता है पहले लिख लो, इसका मतलब वही है। ठीक है जी, कुछ पूछना है, कुछ कहना है आपको? जी सर, एक्चुअली मैंने इस बुक में देखा जो 111 है और 113 है ना, उसमें जितने भी डिसऑर्डर्स दिए सभी में कैजुअल फैक्टर सेम है। सो अगर एक का भी याद करते तो सभी का जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, प्री नेटल एक्सपोजर हो गया, न्यूरो डेवलपमेंट फैक्टर है, न्यूरोकेमिकल फैक्टर है, और ये न्यूरो कॉग्निटिव फैक्टर, ये सबका सेम है सर। सो एक बार अगर याद कर लेते हो तो ये पूरे में फैक्टर में ये सब में लिख सकते हैं सर। बट इसमें वर्ड्स चेंज कर लेना, टू बी जी ऑनेस्ट। जी। वर्ड चेंज कर लेना। हो सकता है जो एक नंबर आप लिख रहे हो एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और हम्म। दूसरा वाली में आपको पता है कि एक सेकंड,
दूसरा वाले भी आपको पता है कि वो एक नंबर का लिखा सेम है, ठीक है, मान गया, चलो सेम लिख लिया। मगर जो दूसरा क्वेश्चन का अगर सेम आ रहा है ना, तो सेम मत लिखना, नीचे से स्टार्ट करना या 20 से स्टार्ट करना। इसका जो चौथा पॉइंट होगा इसका पहला पॉइंट होना चाहिए। कैसे? ट्रिकी अंडरस्टूड पॉइंट, सर। ठीक है, ट्रिकी पॉइंट, क्योंकि अगर मान लो सीक्वेंस सेम रहा तो मार्क्स कम मिल सकते हैं, इवन वो बुक में भी हो। वो स्ट्रैटेजी हमेशा रखना कि हम लोगों को इतना सोच के रखना कि जो पेपर चेक करेगा वो सीक्वेंस वाइज देखेगा। एक ही सीक्वेंस को दो दो बार क्यों लिखा है, उसने कहा है कि चलो वो तो बुक नहीं देखेगा, वो तो बुक खोल के नहीं बैठेगा कि बुक में क्या लिखा है, वो देखेगा कि मुझे जो आता है, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि इसका जो पहला टॉपिक है इसका भी पहला टॉपिक है, मीन्स ये इसने कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया, इसने कुछ पक्का कॉपी किया है, तो नहीं आता है वो, इवन वो बुक भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, जो सिग्नेचर करेगा उसके पास, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है बुक खोलने का। मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है जिसने पढ़ा है कि सेम सीक्वेंस है, मीन सेम सीक्वेंस से सारा चीज बताया, बस सीक्वेंस चेंज करो। ऑलवेज whenever you write, okay, whenever you write a new question, okay, change the sequence, बस अब even it's a same question, is even it's a same answer, okay, change the sequence, थोड़ा सा रेक्टिफाई करो, थोड़ा सा चेंज करो। क्योंकि देखो आपके पास अगर मान लो कि ना करे ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आए और उसके बाद आपको पता चले कि सब सेम है, बट उसमें से आप ओवर मीन्स एक्साइटेड हो के सेम सीक्वेंस मत फॉलो करना, मार्क्स बहुत। तो ये बार मैंने भी चेक किया है, बहुत बार मैंने, इस बार हो ऐसे ही होता, और इस बार जाके फिर उसके बाद हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि फिर उसके रेक्टिफाई करो, लगता है कितना। तो सबसे पहले क्या करो, तो मैंने बताया और कि सही कहा कि सीक्वेंस सेम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों का हमेशा रिलेटेबल ही है। मेंटल डिसऑर्डर 1 2 और पूरा 111 और 113 दोनों सेम है, बट सेम होने का मतलब क्या, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ सेम है, बट सामने वालों को जब भी समझाऊंगा तो मैं सेम नहीं लिखूंगा, मैं उसको थोड़ा सा जगल करूंगा, थोड़ा सा शफल करूंगा, टॉपिक्स को सफल करो। तो ये बहुत ही मीन्स हम लोगों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि दोनों सिमिलर है। ठीक है, हो सकता है कि ये पेपर आगे पीछे हो, और लग रहा है अगल बार, इस बार शायद मुझे लग रहा है आगे पीछे ही है क्या, पर एग्जाम जी आगे पीछे सर, ही। पहले, यस सर, पहले 113 आएगा और इसके बाद 111 है। बस हो गया, तो एक बार पढ़ोगे तो आपको पूरा बैकअप मिल जाएगा। और ऐसे पढ़ना है कि मुझे 111 का 111 का भी टॉपिक आप इंक्लूड कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा है। यस सर, क्योंकि ना पहले जो 112 है इसके बाद डायरेक्टली 3 दिन की छुट्टी है, बाकी सारे पेपर में एक एक दिन की छुट्टी है, सो इस दोनों की एग्जाम की तैयारी एक साथ ही करनी पड़ेगी। हाँ, तो क्योंकि देखिए दोनों का सीक्वेंस सेम है, और 113 का अगर आप कर रहे हो तो 111 का टॉपिक्स भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो ऑब्वियसली, तो दोनों का वही है, कॉजेस फैक्टर फिर ट्रीटमेंट, कॉजेस फैक्टर फिर ट्रीटमेंट, कॉजेस फैक्टर फिर ट्रीटमेंट, यही सीक्वेंस है, बुक में भी वही सीक्वेंस है। तो इसके लिए ओवर मीन्स इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं कि बहुत नोट्स है, नोट्स मत बनाओ, पहले प्रोफेसर के बारे में समझो, क्या उसका जो डिसऑर्डर्स के बारे में समझो, आराम से आपका क्वेश्चन बन, बहुत ट्रिकी, बहुत छोटा सा ट्रिक है। तो अभी 113 का कंप्लीट हुआ, 111 में चीज में भी बहुत पैटर्न से मैंने जैसा बोला है कि ट्रीटमेंट पढ़ो, इसका रीजन यही, बड़ा रीजन यही है, जो उन्होंने दिया है वो भर भर के दिया है, हर बार ट्रीटमेंट भर। तो कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चंस भी देखोगे तो ऊपर, तो पहला ही सेशन में बहुत सारे देखो, ये है सिम्टम्स ट्रीटमेंट, फिर ट्रीटमेंट है, ये सीक्वेंस बहुत इजी है। फिर ट्रीटमेंट पूछा, ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, तो ट्रीटमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 111 में है से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, 113 का भी वही ट्रीटमेंट पढ़ो, तो सीक्वेंस सही है। कोई भी डिसऑर्डर्स का सबसे बड़ा ये है, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कि मान लो पहले उसका सिम्टम्स के बारे में पढ़ोगे या उसका डिसऑर्डर्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसका कॉजेस पढ़ोगे, डिसऑर्डर के बारे में समझो, फिर कॉजेस पढ़ोगे, फिर ट्रीटमेंट पढ़ो, ये बहुत छोटा सा चीज़,
मगर बहुत इफेक्टिव, यही आपको टाइम बचाएगा, ही टाइम बचाएगा, कुछ नहीं बचाएगा। टाइम भी बचाएगा, आपको मार्क्स भी देगा, क्योंकि वो डिसऑर्डर अगर मान लो कि ये तीनों में ही वो इंक्लूड हो जाएगा, ये ट्रिपल वन जो डिसऑर्डर्स हैं ये तीन में ही संपला है, कुछ नहीं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कैसे उसको ट्रिक किया था, वर्ड पकड़ा, हमेशा वर्ड पकड़ो, कभी भी साइकोलॉजी ट्रीटमेंट पढ़ रहे हो, हमेशा वर्ड पकड़ो, हमेशा वर्ड पकड़ो, पूरा क्वेश्चंस मत पढ़ो, सिमिलर वर्ड्स पढ़ो। और इसमें भी देखोगे आप, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो इसमें भी दिया है कौन से वाला सबसे पहले दिख रहा है आपको, ऑर्डर दिख रहा है तो पढ़ना पड़ेगा। फिर आप देखोगे अच्छा से और थोड़ा सा अच्छा से देखोगे तो इसमें ऑर्डर्स के ऊपर दिया है, डिप्रेशन के ऊपर दिया है, साइको सोशल के ऊपर ऊपर दिया है। तो ये हम लोग का एक चीज समझ आ गया कि इसमें असेसमेंट का क्वेश्चन भी इंक्लूड, अगर क्या है आपको असेसमेंट के लिए भी ट्रीटमेंट समझना होगा तो ट्रीटमेंट लिखोगे, फिर असेसमेंट लिखोगे कि असेसमेंट कैसे होता है। तो ये चार चीजों में हमेशा इंक्लूड रहता है, बट वो तीन जो पहला तीन है जो मैंने बताया बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो फिर ट्रीटमेंट आया, मैं खाली वर्ड पकड़ रहा हूँ, कुछ नहीं, मुझे खाली ट्रीटमेंट दिख रहा है, मुझे खाली फैक्टर्स दिख रहा है। मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं आता फैक्टर्स पढ़ो, कुछ नहीं आता है फैक्टर्स पढ़ो, कुछ नहीं आता है कॉजेस पढ़ो, नहीं समझ आ रहा, लास्ट लास्ट टाइम रिवीजन करना, फैक्टर्स, फैक्टर्स पढ़ो, ठीक है, कॉजेस पढ़ो, एक एक लाइन, जरूरी नहीं पूरा, खाली आपको समझना है, आपके दिमाग में घुसना चाहिए, वो बहुत बड़ा चीज़ है। फिर जेनोटाइप और फेनोटाइप हम लोगों ने कितना अच्छा से बताया था, क्या है जेनोटाइप फेनोटाइप, अभी किसी को याद है तो ऑब्वियसली करो, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे जेनोटाइप, तो बहुत अच्छे से। तो ये सारा चीज़ ना मैं टू बी ऑनेस्ट पता है, ये नोट्स बनाने का रीज़न ही वही था मुझे, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूरा बुक तो नहीं आया था ना, फिर 8 क्वेश्चंस आते हैं, और 8 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे आपको पता है, आप खाली टॉपिक पढ़ सकते हो, तो जो टॉपिक ज़रूरी है मैंने उसको ही क्लियर। अब वो हो सकता है कि वो पढ़ाने का टेक्निक मेरा बुक के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं है, एग्जाम्पल नहीं लिया, बट हो सकता है कि उसके सिमिलर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं ध्यान दे। और इसमें आपको क्या लग रहा है, देखो अब नॉर्मेटिव जो डिसऑर्डर्स के बारे में ये पढ़ना जरूर, पहले डिसऑर्डर्स का कॉजेस, उसका फैक्टर भी पढ़ सकते हो, बट एक प्लस पॉइंट लेके उसका ट्रीटमेंट तक टाइम नहीं होता, ये तीन चीज़ आपको करके जाना। अब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आपको वो सिम्टम्स समझ आना चाहिए, कोई भी सिम्टम्स पहले समझने के लिए, इसको डिसऑर्डर समझने के लिए पहले डिसऑर्डर, इसलिए मैंने क्लियर किया, एक बार डिसऑर्डर दिमाग में ब्लिंक करेगा, उसके बाद ही कॉजेस आएगा, उसके बाद ही ट्रीटमेंट आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल में कभी भी पूछेगा तो ये थ्योरी के बारे में अगर पूछा है उन्होंने, या चाइल्डहुड डिप्रेशन के बारे में पूछा है, इटोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड डिप्रेशन के बारे में पूछा है, तो पहले चाइल्डहुड डिप्रेशन का सिम्टम्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हो। और 10 मार्क का क्वेश्चन मुझे लगता है पूरा बुक के साथ तो नहीं पढ़ सकते, इतना रट्टा तो नहीं मार सकते, इसलिए हम लोग को समझना है। चाइल्डहुड डिप्रेशन डिप्रेशन के बारे में हम लोग समझेंगे, फिर उसका कॉजेस समझेंगे, फिर इटोलॉजी के अंदर ही हम लोग ट्रीटमेंट लिख देंगे, थियोलॉजी। तो ये कर सकते हो, बहुत इजी है टेक्निक, बट इफेक्टिव है, अगर करने का ऊपर है, करोगे तो अच्छा, बहुत अच्छा होगा, क्वेश्चन ये रिजल्ट आएंगे बहुत अच्छे, क्योंकि सीक्वेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। और जैसे कि शिखा जी ने कहा, और मुझे भी पता है कि सबका सीक्वेंस सेम है, तो बस सेमली नहीं लिखना, कुछ जंप कर लो, कुछ टॉपिक से पहले लिखो बाद में लिखो, थोड़ा सा उनको लगे कि नया है। इटोलॉजी, इटोलॉजी जो वर्ड है, इटोलॉजी का मीनिंग क्या है, थियोलॉजी क्या है, व्हाट डू मीन बाय इटियोलॉजी, को पता है क्या है उसका मीनिंग? Sir, I guess study of causes. फिर मैंने वही वाला वर्ड वही आया, कॉजेस का वर्ड आया, तो सीक्वेंस सेम है, सिम्टम, कॉजेस, के बाद ट्रीटमेंट, ये तीन चीज में संपला, 11 ट्रिपल वन और 113, क्योंकि ये डिसऑर्डर के ऊपर है। तो डिसऑर्डर में तीन ही चीजें आते हैं, पहले डिसऑर्डर के बारे में समझना है, कैसे होता है, इस हाउ दे स्प्रेड, हाउ दे यूटिलाइज, हाउ दे कंक्लूडेड, ठीक है, कॉजेस, उसके बाद उसका कैसे ठीक करते हैं, ये तीन तीन चीजों ही सबसे मेन है। तो अगर बुक में अगर मान लो 6-8 पॉइंट है, 12 पॉइंट है, उसका पूरा डिटेल में है, तो उतना टाइम तो नहीं है,
बट डिसऑर्डर एक बार समझ लोगे तो उसका आप पॉइंट्स लिख के आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि कोई और नहीं समझ पाएगा वो टॉपिक, वो पेरेंट्स वैसा नहीं समझ पाएगा जैसे जितना आपने समझ लिया। तो वो सामने वाला जब भी डिसऑर्डर के बारे में समझेगा, चलो वो इंड्यूल्ज हो जाएगा, चेक करते करते समझ, अच्छा ठीक है ट्रीटमेंट के बारे में बोला, ठीक है कोई बात नहीं। ट्रीटमेंट के बारे में नहीं भी पूछा तो भी लिखो, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जरूर। तो जैसे कि मैंने ट्रिक बताया था केस स्टडी किया, केस स्टडी तो आपको सबको याद नहीं रहेगी, बट आप अगर सेफ पॉइंट में चलो तो बुक के हिसाब से ही चलो, तो कोई आपको मार्क्स नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान दे, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है, मगर बड़ी चीज़ तब होगी जब हम लोग करेंगे उसको।